नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अलर्ट में। दोस्तों क्लास 10th का जो चैप्टर 5 है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। जिसमें दोस्तों रेलवे की विभिन्न प्रकार की जो एग्जाम्स हैं उनमें लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। पूरा दोस्तों हमने NCERT बेस्ड जो आज का ये वीडियो रहने वाला है, ये रहने वाला है पूरी NCERT में से एक भी क्वेश्चन नहीं रहा है। सारा क्वेश्चन हमने इसमें ले लिया है और आज आपको पूरा जो चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। और इससे पहले जो 4 चैप्टर हैं उनकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी से हमारे यूट्यूब चैनल पर डल चुकी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप देख के सकते हैं। PDF की बात करें तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले करते हैं शुरुआत परिचय से। तो दोस्तों किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। तो दोस्तों 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बहुत से तत्वों की खोज हुई थी, ठीक है। और इन तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई थी और तत्वों के गुण और उनका वितरण एक निश्चित पैटर्न या आवधिकता यानी कि पीरियोडिकटी का पालन करते हैं, जिसे समझकर इन्हें हम वर्गीकृत कर सकते हैं। दोस्तों आवर्तिक तालिका यानी कि आवर्त जो सारणी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें तत्वों को उनकी परमाणु संख्या, क्या है दोस्तों, परमाणु संख्या, गुण और रासायनिक गुणों के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो साथियों इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। पूरा यहाँ पर क्लासिफिकेशन करवाया जाएगा और जो आपकी पीरियोडिक टेबल है चित्र के आधार पर भी आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट पर हम चलते हैं। तत्वों के वर्गीकरण के लिए पहला प्रयास किया था दोस्तों डोबेराइनक का त्रिक नियम, ठीक है। जो डोबेराइनक वैज्ञानिक थे उन्होंने एक त्रिक नियम दिया था। अब दोस्तों 1817 में डोबेराइनक ने तत्वों को तैत्तिरीयक यानी कि ट्रायड्स के रूप में वर्गीकृत किया था। साथियों तैत्तिरीयक यानी कि ट्रायड में 3 तत्व होते थे, जिनमें से मध्य तत्व का परमाणु भार, अन्य 2 तत्व हैं उनके परमाणु भार का औसत होता था। अब दोस्तों एग्जाम्पल लेके लेते हैं यहाँ पर। एक तो लिथियम है, एक सोडियम है और एक है पोटेशियम। ये 3 तत्व थे और दोस्तों इनमें क्या है ना, जिसमें मध्य का तत्व है जैसे सोडियम है, दोस्तों सोडियम का तत्व का परमाणु भार है ना, लिथियम और पोटेशियम, इन दोनों का जोड़ यानी कि लिथियम और पोटेशियम को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो यह सोडियम का परमाणु भार आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया था, डोबेराइनक जी थे, उन्होंने त्रिक नियम दिया था। तो त्रिक का मतलब है तीनों का ट्रायड, 3 ट्रायड यहाँ पर किए गए थे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हमने यहाँ पर जो एलिमेंट्स है उनको यहाँ पर लिया भी है और एलिमेंट्स की जो सारणी है उसको दिखाया भी है आपके सामने। यहाँ पर दोस्तों एक तो एलिमेंट ये था, ठीक है, पहला लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सेकंड था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। थर्ड है दोस्तों क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दोस्तों एटॉमिक मास की बात करें तो लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का एटॉमिक मास है 7, सोडियम का 23 है और पोटेशियम का 39 है। अब दोस्तों टाइड हमने कहा था कि यानी कि जो त्रिक था यानी कि जो पहला और तीसरे का औसत यानी कि पहला और तीसरा 7 और 39 में 2 का भाग दे दिया तो दोस्तों सोडियम का यहाँ पर आ चुका है। उसी प्रकार कैल्शियम और ब्रोमियम, बेरियम का है ना 40 और 137 में 2 का भाग दे देंगे, 88.5 यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रोंशियम का, ठीक है। उसके बाद में एक आ गया है ये दोस्तों। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं एक दूसरे तरीके से बताया कि तत्व लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, 7, 23, 39 है। सोडियम का परमाणु भार 23 आ जाएगा। उसके बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, उनका यहाँ पर दोस्तों 35.5 और 127 है, उनका 80 यहाँ पर आ जाए, 80 है ना। तो दोस्तों इसका है 81.5। तो ये इस प्रकार कुछ ही तत्वों पर लागू हुआ था, ठीक है, सभी तत्वों पर ये लागू नहीं हुआ था, तो इनके कारण दोस्तों ये फेल हो गया था, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है ओनली लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। तो इसके हिसाब से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का देख लेते हैं, कैल्शियम और SR और BA का देखेंगे तो यहाँ पर 88 आ रहा है, यहाँ पर 88.5 आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से ये भी जो फेल हो गया था। उसके बाद में सेकंड अगर बात करें तो उसके बाद में सेकंड नंबर पर हमारे आए थे न्यूलैंड्स जी। अब न्यूलैंड्स ने एक ऑक्टेट नियम दिया था यानी कि अष्टक दिया था दोस्तों। न्यूलैंड ने उसको अष्टक नियम कहते हैं। जॉन न्यूलैंड्स ने 1865 में ऑक्टेट का नियम दिया था, ठीक है। उन्होंने पाया कि किसी भी तत्व के 8वें तत्व में गुणों की पुनरावृत्ति होती है। एक तत्व है दोस्तों कोई, ठीक है, उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, उसके बाद में जो 8वां तत्व आएगा उसके जो गुण है ना वो पहले के तत्व के गुण के समान रहेंगे, इन्होंने यह बताया था। और यह मुख्यतः हल्के तत्वों पर लागू होता था, लेकिन भारी तत्वों पर यह ठीक से काम नहीं कर सका था। तो दोस्तों इनकी भी यह बहुत ही बड़ी कमी थी, तो इनको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों अगर बात करें तो संगीत के जो स्वर थे वो सारे गामा पधा निसा, ठीक है, उस पर ये काम करता था। तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन आप देख सकते हैं, उसी प्रकार रे
लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद में दोस्तों फ्लोरीन आ गया है, ठीक है। उसी का जो न्यूलैंड ने बताया था कि पहले तत्व के 8वें तत्व से रासायनिक गुण भी समान रहते थे। तो दोस्तों यह कुछ ही तत्वों पर लागू हो सका था। तो उसके बाद में उन्होंने इनकी तुलना है ना, इसकी तुलना संगीत के जो स्वर है सारे गामा पादा नीसा, तो उनसे की थी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं दोस्तों। तो सारे गामा पाधा नी, फिर वापिस जो नी के बाद में आता है दोस्तों उल्टा ही, उसके बाद में सा। तो इसके बाद में यह जो डोबे इसका था, इसका जो अष्टक था, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, यह भी कुछ ही तत्वों पर लागू हुआ और कुछ के उसके बाद में जो बाहरी तत्व थे साथियों, उन बाहरी तत्वों में ये लागू नहीं हो सका। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहरी तत्वों पर यह ठीक से काम नहीं कर सका था, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद में चलते हैं तीसरे नंबर की अगर बात करें तो उसके बाद में आए थे मेंडलीव, जो कि मेंडलीव जी थी। उनके बाद में आवर्त सारणी उन्होंने दी थी, यानी कि दामित्री मेंडलीव था इनका पूरा नाम। और सन 1869 में तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर इन्होंने व्यवस्थित किया था। दोस्तों एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीव थे, उन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें तत्वों को उनके और आगे दे दिया था तत्वों को उनके, फिर ऑप्शन दे दिया पहला परमाणु भार के रूप में, दूसरा दे दिया परमाणु क्रमांक के रूप में, तीसरा दे दिया तीनों में परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, चौथा दे दिया, उसके बाद में एक और दे दिया, फिर ऑप्शन दे दिया पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम्स में साथियों। ऐसे इनको पढ़ने से भी आपको कुछ नहीं, कंप्लीट आपको इसका अध्ययन होना चाहिए, तब जाके आपके वहां पर क्वेश्चन सही होगा। आपको पता है कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें दोस्तों परमाणु भारों के आधार पर उन्होंने व्यवस्थित किया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप ये तो कन्फर्म कर लेते हैं कि परमाणु भार के आधार पर, लेकिन जब अव्यय सैद्य में ऑप्शन और सब ऑप्शन दिए जाते हैं ना, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए बिना एंड तक देखना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। और दोस्तों 4 प्ले लिस्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट पर डाली हुई है, तो उनको देख लेना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो देख लेना। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने बताया था कि परमाणु भार के आधार पर इन्होंने व्यवस्थित किया था, और इन्होंने पाया था कि तत्वों के गुण आवर्तिक रूप से पुनरावर्त होते हैं। जो तत्वों के गुण है ना, वो मतलब आवर्धित रूप से पुनरावृत्ति होती है उनकी। उन्होंने अपनी तालिका में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया था जिनकी तब तक खोज नहीं हुई, जब तक उनकी भविष्यवाणी भी साबित नहीं हुई थी। दोस्तों इनकी सबसे बड़ी कमी यही थी मेंडलीव जी की, जो इनमें जो ज्ञात तत्व थे उनके लिए ही इन्होंने मतलब जो टेबल थी वो बनाई थी, और उसके बाद में जितने भी तत्वों की खोज नहीं हुई थी उनके लिए यहाँ पर दोस्तों इन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया था, और उसके बाद में भविष्यवाणी इनकी साबित नहीं हुई थी। तो इनकी सबसे बड़ी कमी यही थी। मेंडलीव ने कुछ तत्वों के परमाणु भार में सुधार भी किया था, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने जो आवर्धित रूप से गुणों को समान बताया था, तो इसमें आप देख सकते हैं साथियों पीरियोडिक टेबल थी इसकी पहले की। तो उसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी है, उसके बारे में चलते हैं साथियों। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तालिका में तत्व परमाणुओं की संख्या जो कि एटॉमिक नंबर के आधार पर व्यवस्थित करती है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये हेनरी मोजले के द्वारा दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। जो अब प्रेजेंट में जो आवर्त सारणी चल रही है, जो एटॉमिक नंबर यानी कि जो परमाणु संख्या है उसके आधार पर है, जो कि हेनरी मोसले के द्वारा 1913 में प्रस्तावित की गई थी। और इसमें दोस्तों तत्वों के गुण आवर्तिक रूप से पुनरावर्त होते हैं, ठीक है। जो तत्वों के जो गुणधर्म हैं वो आवर्तिक रूप से पुनरावर्त होते हैं, और प्रत्येक तत्व की पहचान उनकी परमाणु संख्या से यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये सफल हो पाया था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं साथियों, जो पीरियोडिक टेबल है उसको आप देख सकते हैं साथी। जो पीरियोडिक टेबल है इसमें हेनरी मोसले के द्वारा जो आवर्त सारणी दी गई है वो है, ठीक है, ये देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आधुनिक आवर्त तालिका है उसकी जो विशेषताएं हैं उनको हम देख सकते हैं कैसे। जो इसमें जो फर्स्ट नंबर पर आता है दोस्तों पीरियड्स, आवर्त किसे कहते हैं ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो आवर्त की बात करें तो दोस्तों आवर्त तालिका यानी कि आवर्धिक तालिका यानी कि आवर्त सारणी, इसको हम आवर्धिक तालिका भी बोल सकते हैं और आवर्त सारणी बोल सकते हैं। एग्जाम्स में आपने सभी ने आवर्त सारणी पढ़ रखा होगा, लेकिन दोस्तों एग्जाम्स में आएगा आवधिक तालिका, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो क्षैतिज पंक्तियां पीरियड्स कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, ये क्षैतिज पंक्तियां
जो आवर्त सारणी है उसमें दोस्तों क्षैतिज पंक्तियां पीरियड कहलाती हैं और कुल 7 पीरियड होते हैं। कितने पीरियड होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 पीरियड होते हैं। और दोस्तों ये ही क्षैतिज पंक्तियां हैं वो पीरियड्स कहलाती हैं। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों में गुणों में बदलाव आ जाता है। यहाँ पर बाएं से दाएं जाएंगे ना तो दोस्तों तत्वों के जो गुणधर्म है उनमें बदलाव भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कन्फर्म याद रखना है कि जो क्षैतिज पंक्तियां है पीरियड कहलाती हैं और पीरियड्स को बोलते हैं दोस्तों आवर्त। आवर्त को बोलते हैं बाएं से दाएं, याद रख लेना है। पीरियड्स आ जाए, आवर्त आ जाए, बाएं से दाएं जाएंगे तो ये बाएं से दाएं जाएंगे ना तो यही दोस्तों आवर्त कहलाता है। बाएं से दाएं तो 7 आवर्त हैं, 7 पीरियड्स हैं, ठीक है, आवर्त सारणी में। उसके बाद में दोस्तों सेकंड अगर बात करें तो हम यहाँ पर समूह है, वर्ग जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों आवर्तिक तालिका यानी कि आवर्त सारणी की लंबवत स्तंभ समूह कहलाती है। जो लंबवत है ये समूह कहलाते हैं जिसे वर्ग बोलते हैं हम। और दोस्तों कुल आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। कितने हैं? 18 वर्ग हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, एक ही समूह के तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके बाहरी इलेक्ट्रॉन है ना वो समान होते हैं। दोस्तों ये वर्ग कहलाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से लिख रखा ना 1 से लेके 18 तक। 18वां जो अक्रिय गैस है दोस्तों 17 हेलोजन समूह है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये है ना ये वर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको जो चित्र है उसके माध्यम से समझ में भी आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं धातुएं, तत्वों का वर्गीकरण। तो दोस्तों उसमें आता है धातुएं। अब धातुएं की बात तो धातुएं जो आवर्त सारणी है उसमें बाएं हिस्से में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? यहाँ पर आप देख सकते हैं आवर्त सारणी के जो बाएं हिस्सा है इसमें धातुएं पाई जाती है, ठीक है। ये बाएं हिस्सा है ना इसमें धातुएं पाई जाती हैं। और साथियों ये है ना ये अच्छी चालक होती है ताप और विद्युत ऊर्जा की, ठीक है। विद्युत और ताप की बहुत ही अच्छी चालक होती है धातुएं। इनके पास उच्च गलनांक और संपीड़न यानी कि मेलेबल होता है, उच्च गलनांक और संपीड़न होता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एग्जाम्पल इसका अगर देखें तो दोस्तों एक तो हो जाएगा आयरन, तांबा, कॉपर जिसे बोलते हैं, सोना जिसे गोल्ड बोलते हैं। ये विद्युत की और ताप की बहुत ही अच्छी चालक होती हैं दोस्तों। यहाँ पर आप थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर जो बाईं तरफ जाई जाती हैं ये धातुएं पाई जाती हैं। उसके बाद में नीचे देख ले अधातुएं दोस्तों। अब अधातुओं के भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आधुनिक आवर्त जो सारणी है आवर्त सारणी के दाएं हिस्से में पाई जाती हैं क्या? अधातुएं। बाएं में धातु, दाएं में अधातु। और धातुओं को अधातुओं से एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन है ना वो अलग करती है तो उसे बोलते हैं उपधातुएं, ठीक है। तो उसके बाद में चलते हैं दोस्तों, ये चालन नहीं होती है, ये जो अधातुएं हैं ये चालन नहीं होता है इनमें और ठोस रूप में भंगुर होती है। इनका गलनांक है वो दोस्तों बहुत ही कम होता है। उदाहरण की बात करें तो दोस्तों ऑक्सीजन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा और एक नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाईं तरफ में यहाँ पर पाई जाती है, ठीक, दाईं तरफ यहाँ पर पाई जाती है अधातुएं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों उपधातुएं जिसे मेटालोइड्स कहते हैं, ठीक। तो इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों उपधातुओं की। तो धातुओं और अधातुओं के बीच वे तत्व होते हैं, इनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण कुछ गुण होते हैं। उदाहरण सिलिकॉन और बोरोन, यानी कि जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है ना ये धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। और ये है ना बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जूम कर लीजिएगा इसको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलेनियम, एंटीमनी, ओजी, ये उपधातुएं कहलाती हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे बोलते हैं एस ब्लॉक। उसके बाद में दोस्तों ये होता है पी ब्लॉक। उसके बाद में दोस्तों ये होता है डी ब्लॉक। और यहाँ पर दोस्तों एक ब्लॉक था एफ, उनको यहाँ पर रखा गया है नीचे, जिसमें दोस्तों लैंथेनाइड और एक्टेनाइड समूह यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आवर्त तालिका है, आवर्त सारणी है, उनके जो गुण हैं उनमें परिवर्तन आप देख सकते हैं कि गुणों में परिवर्तन बाएं से दाएं जाने पर और ऊपर से नीचे आने पर कैसे कैसे बढ़ता है घटता है, ठीक है। तो दोस्तों परमाणु का आकार देख लेते हैं सबसे पहले, पीरियड्स में आप परिवर्तन, ठीक है। अब दोस्तों पीरियड्स क्या होते हैं आप सभी को बता दिया होगा कि यहाँ पर जो आवर्त सारणी होती है, ठीक है, ये आवर्त सारणी होती है ना तो उसमें बाएं से दाएं जाने वाले पीरियड्स समूह कहते हैं। और मतलब बाएं से दाएं जो पीरियड्स होता है दोस्तों
वो आवर्त कहलाता है और समूह वर्ग में ऊपर से नीचे होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर पीरियड्स में परिवर्तन की बात करते हैं, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता है, क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ने से नाभिक का धनात्मक आवेश बढ़ जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षित करता है। उसके बाद में समूह में परिवर्तन, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। क्या है, ऊपर से नीचे हम आएंगे दोस्तों तो परमाणु का आकार आप सभी को पता है बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, बाएं से दाएं हम जाएंगे तो परमाणु का आकार बड़ा था, उसके बाद में छोटा, उसके बाद में छोटा, इस प्रकार होगा। ठीक है, और लेकिन ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है, जैसे ये कम था, फिर ये कम था, उसके बाद में इससे ज़्यादा था, फिर उसके बाद में इससे ज़्यादा था, ये बढ़ता ही जाएगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ जाएगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार घट जाएगा। क्यों, अब क्यों घटेगा दोस्तों, क्योंकि बढ़ेगा मतलब घटता है, तो क्यों घटता है, क्योंकि परमाणु संख्या में बढ़ने से नाभिक का धनात्मक आवेश है वो बढ़ जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षित करेगा। और समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि नई तत्व में एक नया इलेक्ट्रॉन सेल जुड़ जाएगा, उसी के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, थोड़ा सा यहाँ पर एक टेबल है, इसको आप देख सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसमें दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अपरिवर्तित रहती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता अपरिवर्तित रहती है ऊपर से नीचे, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर ये घटकर 1 हो जाती है। धात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पर दोस्तों बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। अधात्विक गुण है, घटता है ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं पर बढ़ता है। विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे बढ़ती है, घटती है बाएं से दाएं पर, और विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाएगा, बाएं से दाएं जाने पर घट जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों आयनीकरण ऊर्जा, यानी कि आयनाइजेशन। ठीक है, अब दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं। आयनीकरण ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो कि एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है। और पीरियड्स में परिवर्तन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा है वो बढ़ती है, क्योंकि परमाणु का आकार घटता है और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, समूह में परिवर्तन ऊपर से नीचे जाने पर आयनीकरण ऊर्जा घट जाती है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविता, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वह प्रकृति होती है जिसके द्वारा एक परमाणु रासायनिक बंध बनाने में आकर्षण करता है। ठीक है, तो पीरियड्स में परिवर्तन तो दोस्तों आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि नाभिक का धनात्मक आवेश बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों उसके बाद में समूह में परिवर्तन, यानी कि जो ऊपर से नीचे हम जाते हैं तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का जो कठिन है वो हो जाता है। ऊपर से हम नीचे जाएंगे तो दोस्तों हमेशा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमेशा घटती है, बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर पे दोस्तों वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या है दोस्तों, पहले तो आपको ये पढ़ना है। वैलेंसी वह एक क्षमता होती है जिसमें एक तत्व रासायनिक बंध बनाने के लिए संयोजित होता है। दोस्तों वैलेंसी को हम क्षमता बोलते हैं, रासायनिक बंध बनाने के लिए काम आती है। और एक ही समूह के तत्वों की वैलेंसी समान होती है। क्या है, एक ही समूह की जो तत्व होते हैं उनकी वैलेंसी है वो समान होती है, क्योंकि उनके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों प्रमुख समूह के तत्व। अब इसमें दोस्तों फर्स्ट नंबर की बात करें तो आता है समूह फर्स्ट में क्षारीय धातुएं, जिसे अल्कली मेटल बोलते हैं। दोस्तों ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं, इनकी बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों क्षारीय धातुएं क्या होती हैं, क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं, ये 2 प्रकार की होती हैं। अब दोस्तों आपको बता दें जो आवर्त सारणी है उसमें दोस्तों क्षारीय धातु किधर होती हैं, तो ये तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। आपको बताएं दोस्तों यहाँ पर हम देख चुके हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों क्षारीय धातु ये होती हैं जो आवर्त सारणी में एस ब्लॉक होता है हमारा। ठीक है, एस ब्लॉक है ना, तो उसमें दोस्तों ये होती है हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रेंसियम, ये क्षारीय धातुएं होती हैं। और ये क्षारीय मृदा धातुएं होती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इनको यहाँ पर आप देख लेना है। तो दोस्तों ये कन्फर्म आपको याद रख लेना है कि क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्षारीय धातु के बारे में और क्षारीय मृदा धातु के बारे में। तो दोस्तों क्षारीय मृदा धातु की बात करें तो
ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है और इनके बाहरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों जैसे लिथियम को हमने देख लिया, यहाँ पर लिथियम एग्जाम्पल बता रहा है ना, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 पे आता है लिथियम, ठीक है। तो इनके बाहरी जो सेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, इनके आपको इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इसका जो एटॉमिक संख्या फर्स्ट s2 2s2 यानी कि 2s, ठीक है, तो 2s1, तो इनमें हमने देख लिया होगा। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आती है दोस्तों क्षारीय मृदा धातु, जिसे अल्कली अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय पृथ्वी धातु कहते हैं। ये क्षारीय धातु से कम अभिक्रियाशील होते हैं और इनके बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। उदाहरण पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आप देख सकते हैं। कैल्शियम आप देख सकते हैं कितने पे आता है, मैग्नीशियम कितने पे आता है, उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, उसके बाद में हेलोजन समूह है दोस्तों, समूह है 17, जिसे हेलोजन कहा जाता है। आवर्त सारणी में जो लास्ट का होता है 17, 18वां से पहले 17वां, ये है 18वां अक्रिय गैस। उसके बाद में दोस्तों ये आता है 17वां हेलोजन समूह। अब दोस्तों हेलोजन समूह में अत्यधिक अभिक्रियाशील अधातुएं होती है। क्या होती है, अधातुएं। इनके बाहरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके स्थिर हो जाते हैं। क्या है ना, ये दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन इनके बाहरी शेल में होते हैं और ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके स्थिर हो जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो दोस्तों फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और एक आयोडीन, ये हेलोजन समूह है। ये 1 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेंगे, उसके बाद में दोस्तों नोबल गैस की इनको प्राप्ति हो जाएगी, जिसे नवग्रह गैस बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं समूह 18 है, उसे नवग्रह गैस, अक्रिय गैस, नोबल गैस बोलते हैं, ठीक है। ये गैसें बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती हैं क्योंकि इनके बाहरी शेल में पूर्ण संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उदाहरण की बात करें तो दोस्तों हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवर्त सारणी में लास्ट का 18वें नंबर का जो वर्ग होगा उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो आवर्त तालिका यानी कि जो आवर्त सारणी है उनके तत्वों ने वर्गीकरण की मदद मिली और हमें तत्वों के गुणों और उनकी आपसी संबद्धता को समझने का अवसर दिया। यह तालिका रासायनिक प्रतिक्रियाओं, गुणों और संयोजनों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी आवर्त सारणी की। तो ये है ना, अभी तक आपकी जो एग्जाम्स है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। जिन साथियों को यहाँ पर अभी तक समझ नहीं आया, ये एक सार था दोस्तों कुछ थोड़ा सा। तो अगर इसमें दोस्तों कोई भी क्वेश्चन रहा तो आप कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिएगा। जिनके एग्जाम्स है वो यहाँ पर देख भी सकते हैं। और ये दोस्तों आपको बता देंगे टॉपिक वाइज कंप्लीट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उनके टॉपिक वाइज अलग से हम प्लेलिस्ट चला रहे हैं। अब उसके बाद में जैसे प्रकाश का टॉपिक होगा तो प्रकाश का कंप्लीट उसमें अध्ययन करवा देंगे। उसके हिसाब से सारा अध्ययन आपको एक एक वीडियो में करवाया दिया जाएगा टॉपिक वाइज, ठीक है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों वो टॉपिक वाइज पीडीएफ हम लेकर आएँ प्लेलिस्ट, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। साथियों वीडियो अगर पसंद लगे, वीडियो में अगर थोड़ा सा भी आपको कंटेंट और क्वालिटी में पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में मिलते हैं दोस्तों अब फिजिक्स की, क्योंकि केमिस्ट्री का क्लास 10th है वो कंप्लीट हो चुका है। 4-5 चैप्टरों में अब फिजिक्स चलेगी, ठीक है, उसके बाद में।